वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब बेसिकली क्या होता है, राइट। रेप्लिकेशन का मतलब है एग्जैक्ट सेम कॉपी बनना डीएनए की, राइट। उसको आप क्या बोलते हो? रेप्लिकेशन बोलते हो। तो रेप्लिकेशन का जो भी स्कीम थी वो वॉटसन एंड क्रिक ने ही प्रपोज कर दी थी। उन्होंने बता दिया था कि रेप्लिकेशन में होता क्या है। तो देखो बेटा, हमें क्लियर अभी पता होता है कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था कि अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में अगर ये डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड होती हैं, तब न्यू डीएनए फॉर्म होगा, राइट। इसका एक और सेम कॉपी बनेगी। तो एक टेम्पलेट आपकी पेरेंटल रहेगी सेम, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड एक और टेम्पलेट जो सिंथेसाइज होगी ये न्यूली सिंथेसाइज्ड होगी। मतलब ये आपका न्यूली फॉर्म्ड डीएनए होगा, जिसमें एक आपकी कौन सी स्ट्रैंड होती है, पेरेंटल स्ट्रैंड होती है, और एक आपकी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगी। दैट मीन्स क्या है कि डीएनए की अगर रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है तो एक आपकी पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और एक जो बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन न्यूली सिंथेसाइज्ड होती है। इसको उन्होंने क्या बोला, दैट रेप्लिकेशन प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, अगर एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन आता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो न्यूली सिंथेसाइज बेसिकली रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड जो फॉर्म होती है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होती है। तो ये हो गया अबाउट की सेमी कंजर्वेटर प्रोसेस का अगर हम बात करें इस टाइप की होती है। तो ये क्लियर हो गया, दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड सेम होगी और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होगी। इसके लिए बेटे एक एक्सपेरिमेंट भी है, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। एक्सपेरिमेंट को अब हम लास्ट में करेंगे क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स अभी एक्सपेरिमेंट के हो चुके हैं, तो हमें मेनली अभी प्रोसेस को समझना चाहिए। ओके, सो अगर अब हम बात करें रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम, राइट, एंजाइम भी यूज होगा। तो मेन याद रखना कौन सा एंजाइम यूज होता है बेटा, आपने टर्म सुनी होगी डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज, इसको याद रखना। तो देखो डीएनए पॉलीमरेज कौन सा होगा, डीएनए डिपेंडेंट। ये लिखना मत भूलना, ये जरूर होता है लिखना। क्यों? देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अब आपको नाम ही बता रहा होगा कि पॉलीमरेज मतलब क्या कराएगा, पॉलीमराइजेशन कराएगा। किसका कराएगा, डीएनए फॉर्म कराएगा। किसको यूज करके, किस पे डिपेंड करता है, डीएनए पे। तो इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मेन एंजाइम है जो यूज होता है। अब इस एंजाइम को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बेटा, पॉलीमराइजेशन ये क्लियर है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगी। तो ये तो हमें क्लियर है कि यहाँ पर जो ऐड होगा वो क्या ऐड होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। रफ है, समझाने के लिए बता रही हूँ बस। यहाँ पे क्या ऐड होंगे, आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किसका पॉलीमराइजेशन कराता है, यहाँ पर डीएनटीपीज का पॉलीमराइजेशन कराता है। डीएनटीपीज बेटा वही न्यूक्लियोटाइड को, डीएनटीपीज की मैं फुल फॉर्म बता दूं, इजी हो जाएगा आपको याद करना। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये टर्म आपकी पूरी एक्सपेंड करके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। डीएनटीपीज का पॉलीमराइजेशन होता है। तो फुल फॉर्म इसकी क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये ऐड होंगे, इनका पॉलीमराइजेशन मतलब ये मॉनोमर क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड, और इनको पॉलीमराइज कौन कराएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज के अगर हम कुछ यहाँ पे फीचर्स बता रखे हैं, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है, तो मैं उनको बता देती हूँ। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का देखो मेन बेटा क्या है कि ये एंजाइम बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम होता है। एफिशिएंसी मतलब क्या है कि जो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, मतलब अगर जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड ऐड होना है ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द टेम्पलेट और पेरेंटल स्ट्रैंड, वही बेस ऐड होगा। ओके, तो दैट मीन्स बहुत ही एक्यूरेसी से होता है। एंड सेकेंड कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। देखो फास्ट प्रोसेस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ई कोलाई की अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं डीएनए का कितना होता है बेटा,
4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये तो पूरे डीएनए होगा, इसका अगर आप रेप्लिकेशन पूरा कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, ये मैं इकोलाई की बता रही हूँ। इकोलाई में उन्होंने बताया कि भाई 18 मिनट में प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो रही है। दैट मीन्स कि वो 18 मिनट में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को कितने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं, इतने 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स, दैट इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये ऐड करा रहा है। तो एक सेकेंड में कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं बेटा, कितने बेस पेयर, 2000 बेस पेयर। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी ही फास्ट प्रोसेस होती है और कितनी ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है। ओके, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज की हम एक और क्वालिटी है, एक और फीचर है क्या, कि तब ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करा रहा है। देखो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कराना, आप अपने माइंड में एक इमेज बना लो किस तरीके से ऐड कराता है। देखो जनरली अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड अगर हम बात करते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने बोला था बेटा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लोगे तो आगे की प्रोसेस समझ आ जाएगी। मतलब क्या है, हमें पता है कि जो ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पे किसका सीक्वेंस है, राइट, ये क्या है आपके न्यूक्लियोटाइड्स है यहाँ पे, राइट। अब इसी के बेसिस पे डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज आएगा, पर्टिकुलर डीएनटीपी को लेके आएगा, जैसे कि ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन आना चाहिए, टी। ओके, सो यहाँ पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कौन सा होगा, कौन से बेस के साथ, थाइमिन वाले बेस के साथ। ओके, तो उसको आके वो यहाँ पर कौन ऐड कराएगा, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। और सिमिलरली ऐसे यहाँ पर आके आपके डीएनटीपीज आते रहते हैं और ऐड होते रहेंगे। तो ये तो चीज है जो होनी है, सेम यहाँ पर भी ऐड होते रहेंगे। समझने वाली बात क्या होती है कि जो एडिशन है, ये मैं और बता दूं कि डीएनए पॉलीमरेज मेन है, इस चीज को याद रखना, कौन सी डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कराता है। पॉलीमराइजेशन मतलब मोनोमर्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड को ऐड कराएगा। कौन सी डायरेक्शन में कराता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। क्लियर हुआ, तो ठीक है, ये हो गया अबाउट एंजाइम। अब हम ये हो गया कौन सा एंजाइम, अभी हमने सिर्फ एक एंजाइम पढ़ा है। अब हमें माइंड में एक पिक्चर बनानी है कि अगर हम रेप्लिकेशन को देखें तो किस तरीके से होती है। देखो बेटा, रेप्लिकेशन सबसे मेन चीज जो आप बच्चों को कंफ्यूजन होती है, रेप्लिकेशन फॉर्क आपने टर्म भी देखा होगा और एनसीईआरटी में डायग्राम भी है। रेप्लिकेशन फॉर्क होता क्या है, देखो अगर हम डीएनए की पूरी बात करें तो डीएनए का कभी पूरा एक साथ रेप्लिकेशन नहीं होता है, मतलब पूरी लेंथ का रेप्लिकेशन नहीं होगा। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि देखो बेटा ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन को ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, तो इतनी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर पूरी लेंथ को सेपरेट कराएंगे, हम पूरे लेंथ को एक साथ रेप्लिकेट कराएंगे। दैट्स वाई ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर रीजन ही डीएनए हेलिक्स का सेपरेट होता है, जिसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो अगर हम पूरे डीएनए की बात करते हैं तो पूरा डीएनए सेपरेट नहीं होगा रेप्लिकेशन के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन सेपरेट होता है, जो मैंने अभी बताया। इसीलिए बेटा वो जो डायग्राम दिखाया हुआ है आपको, वो कौन सा डायग्राम होता है आपका, रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम होता है। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या दिखाती है, अगर हम ये पूरा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा डीएनए था, राइट, तो ये पूरा डीएनए सेपरेट नहीं होगा, डीएनए इस पूरे डीएनए का एक पर्टिकुलर रीजन अनवाइंड होता है, मतलब पूरे डीएनए अनवाइंड नहीं होगा, एक पर्टिकुलर रीजन ही अनवाइंड होता है। और क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है बेटा, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है। क्लियर हुआ, ये क्या बन गई, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब यहाँ पे देखो मैंने एक और टर्म यहाँ पे यूज की है, एक एंजाइम हमारा डन हो गया, मैं एंजाइम्स को यहाँ पे लिखती रहती हूँ जो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट, इसको लिख लो ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो गया फर्स्ट हमारा। एक और बेटा एंजाइम अगर आपको आएगा पूछेंगे तो आप उनको बताना, हेलिकेज। ओके, सो हेलिकेज नाम ही बता रहा है, हेलिक्स को क्या कराता है, अनबाइंडिंग। तो हेलिकेज यहाँ पर एंजाइम यूज होता है फॉर अनबाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स, और ये क्या फॉर्म होती है, रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होती है। एक और चीज अब हमने यहाँ पे क्या देखी बेटा, हमने देखा था कि डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में वर्क कराता है, 5 पॉलीमराइजेशन कराता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
तो अगर हम बात करें, तो अगर आपकी ये कौन सी स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इस डायरेक्शन में ये डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज वर्क करेगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपको स्ट्रैंड मिलेगी कैसी मिलेगी, ये टेम्पलेट हो गई, कौन सी स्ट्रैंड, कैसी स्ट्रैंड फॉर्म होगी यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, राइट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। ये 3 प्राइम है, इधर ऑब्वियसली हमें पता है एंटी पोलर होता है, तो 5 प्राइम इधर आएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक और टर्म कॉन्टिन्यूअस सबको पता है, ये साथ में याद करना है, कौन सी स्ट्रैंड, इसको और क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड। बट देखो यहाँ पर बेटा अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जाना पड़ रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगी वो एक साथ फॉर्म नहीं हो रही है, कैसे फॉर्म हो रही है, फ्रैगमेंट्स में फॉर्म हो रही है, डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म हो रही है। तो आप क्या बोलोगे, discontinuous strand and lagging strand। क्या बोलेंगे, lagging strand। इन फ्रैगमेंट्स को आप क्या बोलते हो, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो ये आपका डायग्राम हो गया किसका, आपका रेप्लिकेशन फॉर्क का। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब एक और एंजाइम की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, राइट, लाइगेज। कौन सा एंजाइम है, लाइगेज। तो देखो लाइगेज की अगर हम बात करें तो ये जो गैप है इन फ्रैगमेंट्स को कौन ज्वाइन कराता है, लाइगेज। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब देखो ये आपकी एक न्यूली सिंथेसाइज्ड मतलब डीएनए की कॉपी हो जाएगी, और एक ये कंप्लीट रेप्लिकेशन के बाद तो आपको क्लियर दिख रहा होगा क्यों सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला है। और साथ में और क्या बोलते हैं, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म हो रहा है तो सेमी डिसकंटिन्यूअस भी रीजन बताते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पॉलीमराइजेशन कराता है। दैट्स व्हाई एक स्ट्रैंड कैसी फॉर्म होती है, सेगमेंट्स में ब्रेक, जहाँ पे हमें अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिलती है, डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म होती है, इसीलिए आप इसको रेप्लिकेशन को और क्या बोलते हो, सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी बोलते हो, सेमी कंजर्वेटिव भी बोलते हो। तो ये हो गया बेटा जनरल कॉन्सेप्ट, जितना आपको जनरली पता होना चाहिए इतना तो पता होना चाहिए। इससे अगर एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिकली डिटेल में हम देखते हैं, तो मेन फर्स्ट चीज क्या देखो हमें पता होनी चाहिए कि जो रेप्लिकेशन है वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर रीजन होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो उस रीजन को आप क्या बोलते हो, जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो बेटा ये टर्म याद रखना, क्योंकि ये आगे मैं तब बायोटेक्नोलॉजी कवर कराऊंगी तो वहां पर ओरी मेन आता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों वेक्टर्स में ऐड कराते हैं, दे देती हूँ क्यों कराते हैं, क्योंकि ओरिजिन से ही रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये हो गया। फिर सेकंड चीज आपको यहाँ पर और जो एक्सप्लेन कराऊंगी कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क क्यों बनी थी। मैंने बताया था कि ज्यादा एनर्जी चाहिए है ना, इतनी एनर्जी हमें वेस्ट नहीं करेगी बॉडी ऑब्वियसली, तो कितना एक पर्टिकुलर रीजन सेपरेट होता है और आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है। अब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कराने में भी एनर्जी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, डीएनटीपीज की, तो जो ये डीएनटीपीज होते हैं इनका दो रोल है, एक तो पॉलीमराइजेशन इनका होगा, साथ में ये एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है रेप्लिकेशन के लिए। इस चीज को याद रखना, ये नीट में या एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि डीएनटीपीज क्या प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लियर। तो ये था ओवरऑल, अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये जनरल है। बट अगर हम डिफरेंस पढ़ें कि प्रोकैरियोट में भी रेप्लिकेशन है और यूकैरियोट में भी, जैसे हम आगे सारे प्रोसेस को मैंने बोला था कि हम सेपरेटली समझेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, तो यहाँ पर हमें मेन डिफरेंस आता है अबाउट कि किस टाइप का नेम ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें, ये बेटा थोड़ा मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ, आप अपने बोर्ड में या आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वहां पर आपको यूज होगा, और जनरली अगर आप लिखोगे तो वेल एंड गुड। तो देखो डीएनए पॉलीमरेज, राइट, किस में बात करें हम, प्रोकैरियोट्स में बात करें एंड यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें बेटा तो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो कौन सा ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो पॉलीमराइजेशन कराता है, डीएनए पॉलीमरेज
3 कराता है, इस चीज को याद करना। डीएनए पॉलीमरेज 3, 1 और 2 का भी अलग से कुछ रोल होता है, वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आप कभी हम आफ्टर द सीरीज तभी खत्म हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम तब मैं और ज़्यादा डिटेल में एमसीक्यूज फॉर नीट एग्जाम के लिए अगर मैं आगे सेशन लाती हूँ तो वहां पर मैं ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा, यहाँ पर ये 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। ओके, 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो आप याद रखना कि ये एप्सिलॉन कराता है कौन सी स्ट्रैंड की सिंथेसिस, अभी हमने देखा था लीडिंग स्ट्रैंड को फॉर्म कराने में। ओके, डेल्टा कराता है फॉर लैगिंग एंड अल्फा फॉर प्राइमर सिंथेसिस। देखो बेटा, प्राइमर मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये हम जेनेटिक्स में तब आगे हम बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, वहां पर हम इसको कवर करते हैं। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रेप्लिकेशन। देखो यहाँ पर बेटा हमें समझना ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप तब रेप्लिकेशन आएगा तो आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आपको बताना जरूरी है। फिर आप बताओगे कि सेमी कंजर्वेटिव सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, फिर रेप्लिकेशन फॉग फॉर्म होती है, और सारे एंजाइम्स को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। रेप्लिकेशन फॉग का डायग्राम इंपॉर्टेंट है अगर रेप्लिकेशन प्रोसेस एग्जाम में पूछी जाती है तो। अगर आपको बेटा कोई डाउट आता है ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। बट मेन अभी यहाँ पर क्या है कि हम बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट बनाते हैं और मैं लेक्चर्स को थोड़ा और मतलब टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा ज़्यादा करूँगी आगे लेक्चर्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी विद प्रेरणा।